नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। जी हां दोस्तों, हम भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में या उसके संदर्भ में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 जिसका हेडिंग है आपात उपबंध और संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है दोस्तों। अब जो भाग 18 है उसमें कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो सामान्य रूप से हम इन आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल के रूप में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान है और राष्ट्रपति शासन इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। इसी के साथ वित्तीय आपातकाल जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। इसके बाद में हमने सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की बात की थी दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें हम तो हमने जब पढ़ा था तो मैं आपको याद दिला दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाया जा सकता है, लेकिन लगाया जा सकता है कितने क्षेत्र पर? क्या संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है या किसी क्षेत्र विशेष पर? तो हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि यहाँ पर दोनों ही उत्तर सही है, यानी कि संपूर्ण भारत के संपूर्ण भूभाग पर भी और किसी क्षेत्र विशेष पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लगाने के आधार क्या हैं या कौन सी परिस्थितियां हों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ऐसी परिस्थितियां या हम आधार कहते हैं, पहला है युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। यानी कि वर्तमान में यदि इन 3 आधारों पर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उनके आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के बाद में भी और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो हम ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमने मोटे तौर पर यहाँ पर एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। मंत्रिमंडल अर्थात देखो दोस्तों, भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं, लेकिन इसको मैं पुनः दोहरा रहा हूं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी सभी जगह मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है, कल हमने एक छोटा सा मिस्टेक हो गई थी, उसको आप सुधार लेना, क्योंकि कल हमने जब पढ़ा था कि मंत्रिमंडल, ये जो प्रावधान हमने जोड़ा था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा, तो ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जो हमने जोड़ी थी, ये जोड़ी थी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। हमने कल 1976 हमने यहाँ गलती से लिख लिया था, तो उसको आज आप करेक्ट कर लेना, 44वां संविधान संशोधन 1978, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। यहाँ पर जो 2 प्रावधान हैं, मुख्य रूप से ये 2 ही ऐसे संशोधन हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हैं। यानी कि अधिकांश जो संशोधन हुआ है वो इन 2 संशोधनों के माध्यम से आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन किया गया है दोस्तों। तो आइए उसी कड़ी में अब हम निरंतर करते हैं। अब तक की जानकारी आप सुन चुके हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो गया होगा। मुश्किल से 5 से 6 मिनट का समय निकला होगा दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि उन्हीं राष्ट्रीय आपातकाल में, जो राष्ट्रीय आपातकाल की हमने बात की थी, उस अवधि को जारी कैसे रखा जा सकता है या राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होगी, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होंगे, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं यहाँ हेडिंग लिख लेता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल। जिसको हम इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें। देखिए, इसका प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल अनुच्छेद 352 में। ठीक है,
तो उसके आगे हम बात करते हैं, अर्थात यहां मैं लिखने जा रहा हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने का तरीका भी आप कह सकते हैं और जारी रखने का प्रावधान भी आप कह सकते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल को जारी कैसे रखा जा सकता है? जब एक बार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी जाती है, तो वो प्रारंभ में कितने दिनों तक लागू रहेगा? देखो दोस्तों, यही बात यहाँ बताई गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। यदि संसद के विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पारित नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा है वो स्वतः ही 1 माह के पश्चात समाप्त हो जाएगी। जैसे ही 1 महीना पूरा होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसे लिख लेते हैं। तो जारी रखने का प्रावधान, जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, पहले हम लिखते हैं पूरा, उद्घोषणा 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से जो हमारे सवाल बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने के पश्चात कम से कम कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? रह सकती है 1 माह तक। हालांकि कम से कम जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक। राष्ट्रपति चाहें तो 15 दिन के पश्चात ही इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस ले सकते हैं। तो कम से कम तो निश्चित नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें संविधान के अकॉर्डिंग तो कितना होगा? 1 माह तक आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी रह सकती है। अब 1 महीने के अंदर क्या करना है? संसद से पारित होना चाहिए। संसद से पारित किस प्रकार से होगा? विशेष बहुमत द्वारा। तो हमसे सवाल यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के द्वारा किस बहुमत से पारित होती है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, उपरोक्त सभी। इस प्रकार के आपके पास 4 ऑप्शन आपको यहां मिलते हैं दोस्तों। तो आपको वहां याद रखना है सबसे पहली चीज कि विशेष बहुमत द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है उसे संसद के द्वारा पारित किया जाता है। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। अच्छा, यहां पे सवाल वापस रिवर्स भी पूछ लिया जाता है कई बार कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद से कितने माह के भीतर पारित होना अनिवार्य है? तो हमें याद रखना 1 महीना। कई बार देखो दोस्तों, वहां दिन भी लिखे होते हैं, तो आपको यहां पर विशेष तौर से याद रखना है 30 दिन। 1 माह का मतलब 30 दिन, यानी कि 30 दिन के अंदर यह पारित होना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में यहां से अब सवाल बनता है कि साहब विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? विशेष बहुमत कह तो दिया, लेकिन विशेष बहुमत, देखिए दोस्तों, विशेष बहुमत को मैं यहां परिभाषित कर देता हूं।
देखो, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत ठीक है, तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो बटा तीन बहुमत अनिवार्य है। देखो दोस्तों, विशेष बहुमत, देखो यहां पर जो ये दोनों परिभाषाएं विशेष बहुमत की जो दी गई है, विशेष बहुमत का जो अर्थ समझाया गया है वो हमें यहां समझना है। पहला कह रहा है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, अर्थात मान लीजिए लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में 543 है, तो 543 का वर्तमान जितने सदस्य हैं उसकी बात हो रही है, तो 543 का सदस्य का बहुमत कितना होगा। देखो, कुछ दोस्त मेरे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो कह रहे होंगे सर आप जो है अभी हमें गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो तो 545 है वर्तमान में। मैं यहाँ आपको ज्ञात दिला देना चाहता हूँ दोस्तों, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति मनोनीत नहीं किए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जिन व्यक्तियों को मनोनीत करने का जो प्रावधान संविधान में था उसे भी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहां पर यह समझना है कि जैसे लोकसभा में 543 सदस्यों का बहुमत होगा, उसी प्रकार राज्य सरकार, जो राज्यसभा, हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, पहला लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो हम यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं समझाऊं तो इधर थोड़ा प्रयास करना समझने का। सदन जैसे मान लो राज्यसभा, आर से क्या है राज्यसभा, आप समझ लो। तो राज्यसभा की जैसे कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है, क्योंकि 233 तो निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे आपके 245। 245 में से इसका बहुमत कितना होगा, अर्थात इसकी आधे से अधिक, आधे से बात करें तो ये कितना होगा 123 सदस्य, कितना हो जाएगा 123। तो पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये तो क्या हो गया, इस सदन का बहुमत हो गया। ठीक है, इसके साथ में प्लस दूसरी कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, तभी ये पारित माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत अनिवार्य है। अब 2/3 का मतलब मान लो उस समय राज्यसभा में 245 में से टोटल ही 200 सदस्य उपस्थित हैं। कितने हैं 200, यानी कि पूरे सदस्य नहीं आए, मतदान में भाग नहीं लिया, मतदान में केवल 200 सदस्यों ने भाग लिया। अब इस 200 का 2/3 होना चाहिए। अब 200 का 2/3 की यदि हम बात करें तो आपको ये ज्ञात होगा कि 2/3 का मतलब होता है 66%, 66 यानी कि 66.66%। तो इस हिसाब से यदि हम यहां बात करें तो देखिए 100, जैसे अमूमन आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आती हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो 200 है तो 100 का आप कितना निकालेंगे 66.66, अगले 100 का कितना होगा 66.66। तो इस तरीके से अमूमन आप सीधा अगर देखें तो 6 दूनी 12, ठीक है, और इधर भी क्या है 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया 13। इसी प्रकार आप इसको जोड़ेंगे तो एक 133। तो आप यहाँ पे एक आइडिया अमूमन लगा सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने सदस्य होंगे, 133 सदस्य पक्ष में मतदान करने चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन पहले पूरी होगी। पहली कंडीशन क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कितने भी सदस्य उपस्थित हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सदस्य उपस्थित हैं उसमें से 123 सदस्य, ये तो क्या हो गया न्यूनतम क्राइटेरिया हो गया, इससे कम तो होगा ही नहीं, यानी कि ये तो होना ही चाहिए। अब 2/3 इससे अधिक होगा हमेशा,
तो इससे अधिक होगा तो जो सदस्य उपस्थित होंगे कितना हो गया 133। इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा दोस्तों, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। पहली जो कंडीशन है सामान्य रूप से हमें जो बताई गई है, आपको इतना ध्यान रखना है, सदन की कुल सदस्य संख्या मतलब सदन का बहुमत, ठीक है। तो ये यहां पे कंडीशन इसीलिए दिया गया है कि ये कंडीशन फॉलो होगी तभी ये होगी। अगर ये पूरी नहीं होती है, मान लो 100 सदस्य आए, तो 100 सदस्य आए तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, ये वाली तो हो जाएगी 2/3 तो मान लो दे दिया। मान लो 100 सदस्य आते हैं तो 100 में से अगर 66% 67 लोग उसमें से वोट कर देते हैं तो ये सेकंड वाली कंडीशन तो फॉलो हो जाएगी, 2/3। सदन में उपस्थित कितने साहब 100 लोग हैं, अब 100 में से 67 ने पक्ष में मतदान कर दिया, ठीक है। लेकिन पहली कंडीशन कहां फॉलो हो रही है, इसलिए दोनों कंडीशन दी गई है। यानी कि जब तक ये दोनों कंडीशन यहां पर फॉलो नहीं होंगी तब तक इसे पारित नहीं माना जाएगा दोस्तों। ये आप क्लियर कर लेना, बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बहुत कम लोग इस चीज को समझाते हैं, सीधा बोल देते हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा सदन में उपस्थित हुए मतदान करने वालों का 2/3, बात खत्म। हमें कंसेप्ट समझना है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम कभी भी कैसे भी पूछो हम उसका आंसर देने के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां से ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, बाकी आपको उधर थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो, पहले फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसी में थोड़ा सा मैं कचरा और कर सकता हूं, या आगे भी हम पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं। जल्दी कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दोस्तों, आपने यहां से इसे लिख लिया होगा, तो अब उसमें आपसे अगर यहां से जितने भी सवाल बनते हैं, वैसे मैंने आपके सभी क्लियर करवा दिए हैं। अगर वो आपसे पूछ ले विशेष बहुमत का अर्थ होता है, तो आपको बताना है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है। ये क्लियर हो गया। 2/3 का अर्थ भी आपको यहां पर थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम बात करें, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 1 महीने के भीतर संसद ने विशेष बहुमत से पारित कर दी। तो पारित करने के पश्चात हमें ये राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि तक लागू रहेगा। तो अगला जो हमारा हम यहां पर हेडिंग डाल के पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि यहां से पारित होने के पश्चात। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के बारे में। यानी कि जैसे ही संसद पारित कर देती है 30 दिनों के अंदर अपने विशेष बहुमत से, उसके पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है, या हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की सामान्य अवधि कितनी होती है, अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, ठीक है, और प्रारंभिक अवधि कितनी होगी। इस प्रकार के यदि आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी के आंसर आप देने में सक्षम हो, यही मैं चाहता हूं। चलो, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि। देखो, अब पहला ही पॉइंट आप लिख लीजिए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से पारित नहीं होता है तो कितनी होगी। देखो,
यदि राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से पारित नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होगी? 1 माह ही होगी। कितनी होगी दोस्तों? 1 महीना ही होगी। यानी कि अधिकतम कितने समय तक यह लागू रह सकता है? 1 महीने तक। अब वो यहाँ 1 महीना नहीं देकर सीधा भी पूछ सकता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के विशेष बहुमत से पारित नहीं होती है तो उसकी अवधि होगी 1 माह। अर्थात हम बात करें तो वहां ऑप्शन में आपको 30 दिन भी मिल सकता है। अब कोई कहे कि सर दोनों ही मिल गए, तो देखो दोस्तों 1 महीना सही होगा, क्योंकि संविधान में कितना लिखा गया है? 1 माह लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें। अब यदि यहां पर मैं बात करूं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से पारित कर दिया, तब देखो सेम चीज को संसद द्वारा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने पर कितना होगा? 6 माह। कितनी होगी? 6 महीने। यानी कि संसद द्वारा विशेष बहुमत से यदि इस घोषणा को पारित कर दिया जाता है तब अवधि कितनी होगी? 6 माह, जिसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की सामान्य अवधि, या सामान्यतः कितना रहता है? 6 माह तक ये जारी रहेगा। अब यदि हमें राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा? तो देखो दोस्तों, पुनः वही प्रोसेस है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित हमें करना पड़ेगा प्रत्येक 6 माह पर। यह आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन 1 महीने पर पारित करना है, फिर उसके बाद में कब तक जारी रहेगा? 6 माह तक। 6 महीने बाद में 6 महीने के अंदर ही वापस इसे संसद से पारित करना होगा, तब ये अगले 6 महीने तक रहेगा, फिर 6 महीने से पहले से, यानी कि ये जो इसका कार्यकाल 6 माह का है पूरा हो उससे पहले ही संसद के विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जब भी संसद इस प्रकार से पारित नहीं करेगी उसी समय यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित करके प्रत्येक 6 माह पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित करके प्रत्येक 6 माह पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी कि हर 6 महीने में अपने को इसको वापस संसद से पारित करना होगा। अब आखिरी सवाल आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि होती है, तो आपको यहां याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि अनिश्चित काल है। अधिकतम अवधि क्या है दोस्तों? अनिश्चित काल है। ठीक है, अनिश्चित काल कैसे? देखो, हम संसद द्वारा
6 माह करके कितने भी समय तक इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब तक संसद विशेष बहुमत से प्रत्येक 6 माह पर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि जारी रहेगी। हम निरंतर इसे जारी रख सकते हैं, कितने भी समय तक जारी रख सकते हैं। संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भाई आप कितने भी समय तक, प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन होना चाहिए, प्रत्येक 6 माह पर संसद से अनुमति अवश्य होनी चाहिए। जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक ये लागू रहेगा, और ऐसा हुआ भी है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहाँ पर सबसे लंबा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, यदि हम बात करें तो 1962 से लेकर हमारे सामने मुख्य रूप से हम देखें तो 1968 तक रहा। फिर दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल था 1971 से लेकर 1977 तक रहा। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है काफ़ी लंबे समय तक लागू रहे। पहला 1962 से लेकर 1968 तक, लगभग 7 साल के समथिंग आप इसे मान सकते हैं, और दूसरा भी लगभग 7 साल के आसपास ही था। तो आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पर कि 7-7 साल राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि लागू रही, और वो किस कारण संभव हो सका? वो कारण था कि संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह पर ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता रहा। दोस्तों क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां आपको आपके सारे सवाल मिल गए होंगे। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यदि संसद से पारित नहीं होगी तो कार्यकाल उस राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होगी? 1 माह। यदि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के अंदर पारित कर दिया जाता तब कितनी होगी? 6 माह। और प्रत्येक 6 माह पर राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को पारित करते हैं तो कार्यकाल होगा अनिश्चित काल। वहां आपके सामने लिखा हुआ सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, अनिश्चित काल। तो आपको याद रखना है आंसर क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित काल आंसर होगा। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली बात के ऊपर करें, अगले टॉपिक की तरफ चले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने अवधि की बात कर ली कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि थी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस किस प्रकार से लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे इसी अवधि में एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वर्बली आप सुन लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आरएस के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, इसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वर्बली यहाँ पर बता देता हूँ। देखो दोस्तों, एक और यहाँ पर सवाल काफ़ी बनता है और मन में आपके सवाल उठ भी रहा होगा कि यदि सर लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि लोकसभा को भंग कर दिया गया हो या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में संसद के प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से पारित कैसे करवाया जाएगा? सवाल अगर आपके मन में उठा तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं उठा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम समाधान इसका कर देते हैं। देखो दोस्तों, यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लोकसभा भंग कर दी गई हो या लोकसभा सत्र में नहीं हो, लोकसभा अर्थात लोकसभा की जो कार्यवाही वो संचालित नहीं हो रही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव को निरंतर पारित करती रहेगी जब तक लोकसभा अस्तित्व में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा अस्तित्व में आती है, तो लोकसभा का गठन जिस तारीख को होगा, लोकसभा के गठन के बाद में जो उसकी पहली बैठक होगी, प्रथम बैठक की 30 तारीख, मतलब प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर ये प्रस्ताव लोकसभा से पारित होना अनिवार्य है। दोबारा सुन लो, राज्यसभा निरंतर इस प्रस्ताव को पारित करती रहेगी जब तक लोकसभा अस्तित्व में नहीं आती है, अर्थात जब तक लोकसभा की बैठक आयोजित नहीं होती है। जैसे ही लोकसभा की बैठक आयोजित होगी, लोकसभा की प्रथम बैठक से गठन के बाद में प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर यह प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। चलो मैं आपको लिखवा देता हूं, कुछ बच्चे असमंजस की स्थिति में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहां पे आप थोड़ा सा स्टार डाल के लिख लो। यदि
लोकसभा को भंग कर दिया गया हो या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप ये मान लो लोकसभा अस्तित्व में नहीं है उस समय, तब क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पर, ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि निरंतर राज्यसभा ऐसा करती रहेगी। ठीक है, यदि आपसे ऐसा सवाल आता है तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखें। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे जिन्होंने पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हैं कि सर राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। जी नहीं दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल भी नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? अनिश्चित काल, निर्धारित नहीं है। अब इसको समझाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसकी बात हम करेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आपको मैं यहाँ एक सामान्य सी जानकारी दे दूं। आपने राज्यसभा जब पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, अर्थात जो है हम कहें हट जाते हैं और 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे ही लॉजिक है और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि इसके सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रत्येक 2-2 साल पर होती है, तो इसलिए निरंतर चलता रहता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव आपने देखा होगा सबके एक साथ होते हैं। क्या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव पूरे देश में एक साथ होते हैं? थोड़ा गौर करिएगा, आगे हम इस पर बात करने वाले हैं, वैसे बिल्कुल खुलकर बात करेंगे। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया। अब ठीक है साहब, लेकिन इसने मान लो राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन जब लोकसभा का गठन होता है या लोकसभा अस्तित्व में आती है, आप दोनों ही चीजें याद रखें। कई बार संवैधानिक शब्दावली में इस प्रकार से शब्दों को यूज कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है कि उससे जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन जब लोकसभा का गठन या लोकसभा अस्तित्व में आती है या लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, तो लोकसभा की बैठक की प्रथम तिथि से लोकसभा की बैठक की प्रथम तिथि से 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर दोस्तों? 30 दिन के भीतर उद्घोषणा वाला प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
तो यहां पर भी साफ साफ बताया गया कि 30 दिन के भीतर, यानी कि लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उस बैठक की जो तारीख है, पहली बैठक की जो तारीख है या पहली बैठक से 30 दिन के भीतर जो प्रस्ताव राज्यसभा ने पारित किया था किससे संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित, उसे 30 दिन के भीतर पारित करवाना आवश्यक है लोकसभा से। ठीक है, तो आपके सामने ये जो विशेष परिस्थितियां थी मैंने बता दी। फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम्स में सवाल पूछ ले जाते हैं। हालांकि हमारे एग्जाम्स में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में शंका रहती तो मैंने सोचा उसे दूर कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसे मिटा देता हूं। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको अधिक से अधिक वो विषय वस्तु पढ़ाई जाए, अर्थात संविधान के अंदर वही चीजें अधिक से अधिक आपको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बताई जाएं जहां से आपके अधिकांश सवाल बनते हैं। इस प्रकार से डेप्थ में संविधान में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहां से हमारे बहुत ही कम सवाल बनते हैं। 10 में से 1 सवाल अगर बनता है तो डेप्थ में से बनता है, बाकी 9 सवाल हमारे बिल्कुल बाहरी आवरण से, जहां से संविधान की मुख्य विशेषताओं के तौर पे चीजें हैं वो हमसे पूछी जाती हैं। तो हम उन पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर मार्क्स हम लेकर आ सकते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है एग्जाम में सिलेक्शन देना, ना कि किसी विषय विशेष का विशेषज्ञ बनना। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो आइए हम चलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। अगला जो हमें प्रावधान पढ़ना है कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का तरीका। राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का तरीका क्या है, या वापस लेने का प्रावधान क्या है। ठीक है, किस प्रकार से हम जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल हमने बात की लागू किया था, संसद के द्वारा 30 दिनों के भीतर पारित करवा दिया, 6 महीने तक लागू रहा, उसके बाद में प्रत्येक 6 माह पर संसद अनुमोदन भी करती गई। अब इसी परिस्थिति के दौरान संसद ने जैसे पारित किया, 2 महीने हुए थे, हमें राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेना था साहब। तो वापस कैसे लेंगे, इसका प्रावधान भी संविधान में किया गया है दोस्तों। यहां पर 2 चीजें हैं, हालांकि हमें मुख्य रूप से ये 2 ही याद रखनी है। एक तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की उद्घोषणा कभी भी जारी की जा सकती है। पहली चीज आप याद रखो, कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेने की उद्घोषणा कभी भी जारी की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकते हैं दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है। अब हमारा सवाल क्या बनता है? हमारा सवाल यहां से यही बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल को कभी भी वापस कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है? अगला यहां से, अब यदि राष्ट्रपति ने वापस नहीं लिया अपनी मर्जी से तो क्या करेगा? देखो, यहां पर लोकसभा को बहुमत प्राप्त है, लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि लोकसभा के
लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ठीक है, यानी कि लोकसभा इस संदर्भ में साधारण बहुमत से भी प्रस्ताव पारित कर सकती है। यानी कि लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है जो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्ति का प्रावधान करता हो। उस प्रावधान को लोकसभा साधारण बहुमत द्वारा पारित कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल की समय सीमा जो उस प्रस्ताव में निर्धारित की गई है उस समय समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव किस सदन से पारित किया जाता है? तब आपको याद रखना है लोकसभा, क्योंकि देखो दोस्तों यहां राज्यसभा का जिक्र नहीं किया गया है, यहां केवल किसका जिक्र किया गया है? लोकसभा का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की उद्घोषणा वाला प्रस्ताव किस सदन से पारित किया जाएगा? लोकसभा से। अब यहां से दूसरा सवाल भी ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की उद्घोषणा का प्रस्ताव लोकसभा के किस बहुमत से पारित किया जाता है? तब हमें याद रखना है साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो आपके सामने जो सवाल बनते थे, जो संभावनाएं थी, उनको मैंने क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। इसका कारण क्योंकि अगली कक्षा में हम राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, राज्य सरकारें किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में के दौरान किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिससे पूरे देश का जो हम कहें कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, उन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो वीडियोस आपको अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे कुछ शब्दावली में समस्या होती है तो हमारे जो पुराने वीडियोस हैं आप उनको देखें, क्योंकि प्रत्येक जो सिलेबस है वो शुरू से लेकर एंड तक चल रहा है। जो ये सिलेबस मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान में राजस्थान पुलिस, पटवारी एवं रीट और ग्राम सेवक और इस प्रकार के और भी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में समान रूप से यही सिलेबस आता है। साथ ही में जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, उनके भी यही सिलेबस मुख्य रूप से है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज है जो मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं कि कौन सा टॉपिक पटवारी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक पुलिस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक रीट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगली कक्षा में कल हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,